हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया पहुंचे। आज कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व को करेंगे संबोधित। चुनावी राज्यों में सियासी पारा उछाल पर भाजपा में शामिल हुए पूर्व टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, सिर्फ बीजेपी ही विचारशील व्यक्ति को दे सकती है जगह। वहीं तमिलनाडु में एआईएडीएमके और भाजपा में सीट शेयरिंग को लेकर समझौता। कांग्रेस भी आज लगाएगी असम और पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर। जबलपुर में आयोजित मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशकों के सम्मेलन का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया उद्घाटन। कहा, तकनीक के समावेश से न्यायिक प्रक्रिया में आ रही है तेजी। सीजेआई ने न्यायिक अकादमियों में प्रशिक्षुओं के विकास पर ध्यान देने को कहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सदानंद गौड़ा ने ली कोविड वैक्सीन की पहली खुराक। देश में 1,94,97,000 से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। वहीं सोमालिया पहुंची भारत निर्मित वैक्सीन की पहली खेप। म्यांमार पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष राजदूत ने सुरक्षा परिषद में लगाई गुहार। प्रदर्शनकारियों की हत्याओं के चलते सत्तारूढ़ सैन्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अब तक करीब 50 प्रदर्शनकारियों की मौत। और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत को 160 रन की बढ़त। इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट गंवाए। अश्विन ने लगातार 2 गेंद पर झटके दोनों विकेट। नमस्कार, समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया में देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री केवड़िया पहुंच चुके हैं। केवड़िया टेंट सिटी में संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ ही रक्षा उत्पादों से जुड़ी एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसमें कई प्रकार की विशेषताओं वाले उत्पादों को रखा गया है, जो कि सेना के लिए बेहद अहम है। तो आज कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। और केवड़िया से हमारे साथ हमारे संवाददाता मेघना देव और ओपी दास जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है, ओपी और मेघना। ओपी, पहले आपके पास आएंगे। केवड़िया में आज प्रधानमंत्री का संबोधन है। मेघना, आपसे जानना चाहेंगे क्या होगा एजेंडा, किस तरीके की बातचीत, किस तरीके का संबोधन होगा प्रधानमंत्री का, क्या खास बिंदुओं पर जोर होगा? जी बिल्कुल रजनी, देखिए हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री संबोधन करने वाले हैं आज कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के कई अहम मुद्दे जो हैं वो एजेंडा में होते हैं। और बेहद ही एक कॉन्फिडेंशियल कॉन्फ्रेंस होती है ये, जिसके बारे में जहाँ ना मीडिया को बुलाया जाता है, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी कभी भी बाहर नहीं आती है। लेकिन फिर भी चूंकि इतने हाई लेवल के कमांडर्स यहाँ मौजूद रहते हैं, तो बेशक नेशनल सिक्योरिटी के अलग अलग स्वरूप या अलग अलग उसके
मल्टी फैसेटेड डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उसके बारे में यहाँ बेशक बात होती है। और ओपी दास हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे आगे सर अगर हम डिस्कस करें कि किस तरीके के एजेंडा होते हैं नेशनल सिक्योरिटी के, चूंकि वॉरफेयर का स्वरूप बदलते जा रहा है समय के साथ, तो इस बार क्या कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन भी किस दिशा में होगा और जो विवेचनाओं का दौर है वो किस दिशा में चल रहा है? देखिए, इस वक्त जो चल रहा है, अगर हम उसकी बात कर ले तो जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, इसके अलावा वहाँ पे मौजूद हैं अलग अलग जो रक्षा विभाग के जो सचिव हैं, चाहे वो प्रोक्योरमेंट से जुड़े हों, चाहे वो जुड़े हुए हों उत्पादन से, चाहे वो वित्त से जुड़े हुए हों, तो वो जो अलग अलग सचिव हैं वो उनसे वार्तालाप भी हो रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि कई तरह के प्रेजेंटेशन भी प्रधानमंत्री को दिए जा रहे होंगे। करीब 9:30 बजे प्रधानमंत्री वो वहाँ पहुँचे हैं और ये उम्मीद की जा रही कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री अपना संबोधन करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि क्या दिशा हो सकती है, इससे पहले भी हमने देखा है जो पिछला बजट आया है, हमने उसमें देखा है कि किस तरह से पिछले बजट में जो रक्षा आधुनिकीकरण से जुड़ा उसमें 19% का इजाफा किया गया है बजट राशि में। अपने आप में ये दिशा दिखाता है। और मेक इन इंडिया रक्षा क्षेत्र में हम जाते हैं, इस पे लगातार सरकार काम कर रही है और रक्षा क्षेत्र में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे 100% तक FDI की मंजूरी है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक दिशा निर्धारित है। लेकिन जिस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं, हम देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 सालों में किस तरह से परिस्थितियां ने हमारे सामने वो पेश आई हैं, चाहे वो पाकिस्तान से लगती सीमाओं पे हो, चाहे चीन से लगती जो LAC है उस पे हमने देखा है। तो एक आभास हमें है और आभास ये भी है कि किस तरह से साइबर वर्ल्ड में चीज़ें घटित हो रही हैं, किस तरह से वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं और किस तरह से जो एक नया क्षेत्र है वो है स्पेस एसेट को उसकी रक्षा करना, उसके लिए तैयारी करना। जी मेघना, ओपी जिस तरीके से जब हम बात करते हैं साइबर स्पेस की और साथ ही स्पेस सेक्टर की, स्पेस डिफेंस की भी, जी रजनी। मेघना, सवाल जो ओपी ने कहा उसी से जुड़ा हुआ है। पिछले 1 साल का वक्त देखें तो सैन्य मोर्चे पर, रणनीतिक मोर्चे पर भारत के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है और भारत बड़ी सफलतापूर्वक, बड़ी कामयाबी के साथ, बड़ी कूटनीतिक दक्षता के साथ उस चुनौती भरे वक्त से बाहर भी आया है। फिर चाहे वो कोविड की चुनौती रही हो या फिर सेना पर चीन के साथ जो भी उठापटक रही उससे बाहर निकलना हो, इन सारी चीजों को देखते हुए आगे भविष्य में सैन्य रणनीति को लेकर भी एक बड़ा अवसर हो सकता है संवाद का। जी देखिए रजनी, जिस तरीके से ईस्टर्न लद्दाख स्टैंड ऑफ की बात है तो ईस्टर्न लद्दाख स्टैंड ऑफ के बारे में जो PLA के साथ जिस तरीके का सिचुएशन रहा है उस पर कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया है सर्विसेज सेना को। और सबसे अहम बात यह है कि जब हम ये कॉम्बैट की बात करते हैं, जब हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करने की बात करते हैं तो वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन, इंडिजनाइजेशन, ये सब चीज़ों की बात होती है, किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन कर सके अपने डिफेंस सेक्टर को। और इसमें जब हम अगर बात करेंगे तो जिस तरीके से हम सुबह में भी बातचीत कर रहे थे, डिफेंस सेक्टर में तेजस की बात करें या अर्जुन टैंक की बात करें, उस पर किस तरीके से और विस्तार होना है। और खासकर अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स की बात करें, सर्वेलेंस की बात करें, इसमें भी अब निवेश को बढ़ाया जा रहा है, स्टार्टअप्स को लाया जा रहा है, किस तरीके से इसे देखते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले वो PLA की अगर हम जो LAC पे जो हुआ है अगर उसकी बात करें हम मेघना, तो हमने देखा था किस तरह से वहाँ पे ऐसी स्थिति आई थी जब बहुत कम टेम्परेचर में, बहुत कम तापमान पे वहाँ पे सैनिक वहाँ पे थे। उस दौरान ऐसा हुआ था कि कई आपातकालीन खरीद करनी पड़ी थी, उसके लिए अलग से बजट का एलोकेशन भी किया गया था, अलग तरह की इक्विपमेंट्स खरीदे गए थे, कपड़ों की खरीद हुई थी। तो ये दिखाता है कि किस तरह से चुनौतियाँ अलग हैं, अलग हो सकती हैं और उसके लिए क्या तैयारी हो रही है। तो ये भी होगा। और जिस तरह से आपने कहा कि नए नए क्षेत्र, चाहे वो ड्रोन की बात हो या तेजस की बात हो, हम जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की ओर रक्षा क्षेत्र में भी उस पर काफी ज्यादा जोर है। तो हमने देखा वायुसेना के क्षेत्र में बहुत जोर है कि तेजस जो अभी मार्क 1A है हमारे पास, मार्क 2 की तैयारी है और 2025 तक वो भी उसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए भी किस तरह की रणनीति होगी, हम अपना जेट इंजन डेवलप कर रहे हैं, उसको लेकर भी क्या किस तरह से होगा। और भारत ने यह भी साफ किया है कि ये जो इस तरह के उत्पादन होंगे, इस तरह के हाई वैल्यू एसेट होंगे, इसको हम अपने मित्र देशों को भी निर्यात कर सकते हैं। बिल्कुल मेघना और ओपी, जो भविष्य की चुनौतियां हैं
है, भारत ने भविष्य खुद की रणनीति विकसित है। किया, उसको हम पड़ोसी देशों को दे रहे हैं, मित्र देशों को दे रहे हैं। जी इसके जी, अलावा हम उसको देख रहे हैं लेकर ये नौसेना जो में आज स्थिति ये है कि संवाद हम है आज 70 से प्रधानमंत्री 80% का तक शीर्ष स्वदेशी, सैन्य निर्माण नेतृत्व करते के हैं साथ और बेहद भी अहम जो है। 20 या केवड़िया से 10% आप दोनों का हमारे गैप है, साथ उसको जुड़े भूमि की हैं, तरफ ओपी हम और आगे बढ़ मेघना, आप दोनों का जानते बहुत हैं बहुत कि शुक्रिया हमारा इस तमाम जानकारी के लिए। और रुक करते हैं अगली खबर का। पूर्व टीएमसी नेता दिनेश त्रिवेदी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दिनेश त्रिवेदी ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में त्रिवेदी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अभी बजट सत्र के दौरान संसद में टीएमसी के राज्यसभा सांसद के तौर पर उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दिया था कि अब तृणमूल में उनका दम घुटता है। यूपीए सरकार में त्रिवेदी रेल मंत्री भी रह चुके हैं। आज मैं सचमुच ये जनता के परिवार में शामिल हुआ हूँ। और हम लोग क्यों शामिल होते हैं कि जनता की सेवा, ये मकसद तो यही होता है ना। अब वहाँ दूसरी पार्टी में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अब सब जानते हैं वहाँ एक परिवार की सेवा होती है, जनता की सेवा होती है कि नहीं मुझे पता नहीं है। हमने कभी अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा जहाँ भी हम रहे हैं, और मेरे लिए देश है और वो हमेशा रहेगा। और इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में भ्रष्टाचार और अवसरवादिता है, इसीलिए दिनेश त्रिवेदी जैसे संवेदनशील और विवेकशील व्यक्ति तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस में भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, लोकतंत्र की हत्या, इंस्टीट्यूशंस को का गला घोटना, ये सब कुछ विराजमान है। और इसीलिए संवेदनशील, विवेकशील व्यक्तित्व दिनेश त्रिवेदी ने तृणमूल कांग्रेस को धत्ता दे करके भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने ज्वाइन किया है और पश्चिम बंगाल में आप सेवा करेंगे। तो चुनाव के ठीक पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को एक बड़ा झटका है ये। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ रहे हैं। राजेश, दिनेश त्रिवेदी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और ज्वाइन करते हुए उन्होंने कहा कि परिवार से जुड़ रहे हैं और विचारधारा को नहीं छोड़ा है और तृणमूल कांग्रेस में परिवारवाद हावी है। ये एक बड़ा झटका है तृणमूल कांग्रेस के लिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा रजनी आपने। जब 12 फरवरी को बजट सत्र का जो पहला हिस्सा था, उस दौरान दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा के भीतर अपना वक्तव्य देते हुए स्पष्ट तौर पर ये कहा था कि जिस पार्टी में हम बने हुए हैं तृणमूल कांग्रेस में, उस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। और उन्होंने सदन के भीतर ही राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आज तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए आज वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे और जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने दिनेश त्रिवेदी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जो है वो ग्रहण कराई। चुनाव के एन मौके पर ममता बनर्जी के लिए एक बहुत ही बेहद झटका हम कह सकते हैं, क्योंकि दिनेश त्रिवेदी वह नाम है जिसने तृणमूल कांग्रेस के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक पार्टी को सींचने का काम किया, पार्टी को मजबूत करने का काम किया। लेकिन तृणमूल कांग्रेस में रहकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार, हम शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, यह एक परिवार में शामिल हो रहे हैं। लेकिन नाम नहीं लेते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पर ममता बनर्जी की तरफ इशारा किया कि वहाँ सिर्फ एक परिवार का बोलबाला है। और मुझे रोज़ फ़ोन आते हैं कार्यकर्ताओं के, वो कहते हैं कि आपकी पार्टी में जो है दीवार खड़ी करने के लिए भी लोगों को पैसा देना पड़ता है। आतंक, हिंसा का पर्याय बन गया है बंगाल। और उन्होंने कहा कि जो सोनार बंगला की छवि रही है बंगाल की, एक स्वर्णिम हमारा अतीत रहा है, उसको फिर से वापस लाना हमारी प्राथमिकता होगी और पार्टी जो भी जिम्मेदारी हमें देगी हम उसका पूरी तौर पर पालन करेंगे। जी राजेश, पिछले देखें 2.5-3 महीनों में कई वरिष्ठ नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ा और साफ लग रहा है कि पार्टी के भीतर असंतोष कितना ज्यादा है। पार्टी के भीतर का असंतोष एक तरफ, राज्य की जनता भी बदलाव के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक दिखाई दे रही है।
हाँ, देखिए रजनी, आपने सही कहा कि दिनेश त्रिवेदी हो, मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी, ये तीन बड़े नाम ऐसे हैं जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस को खड़ा किया। ये तीनों जो चेहरे हैं तृणमूल कांग्रेस के, ये तीनों चेहरे अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। मुकुल रॉय देश के पूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं, दिनेश त्रिवेदी पूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं, यूपीए 2 में ये दोनों रेल मंत्री का पद इन्होंने सुशोभित किया। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे और उन्होंने भी पार्टी जो है तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। ये तीनों लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं और छोटे बड़े जो हैं 2 दर्जन से ज्यादा लोग अब तक तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और ठीक चुनाव के समय कहीं ना कहीं जो है वो तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है और भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तवज्जो भी दे रही है, उनका उपयोग भी कर रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में दिनेश त्रिवेदी का किस तरीके से बीजेपी जो है वो पार्टी में इस्तेमाल करती है और कैसे उन्हें पार्टी में एकोमोडेट किया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल दिनेश त्रिवेदी बिल्कुल राजेश, आगे आने वाला वक्त, ये चुनाव का दौर पश्चिम बंगाल की जनता और वहां आने वाली सरकार के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। बदलाव का एक नया दौर शुरू होने का। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस समाचार बुलेटिन में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। गाइस, कल मेरी नई बाइक आ रही है। ग्रेट, तब तो आई विल कम विद रोहन एवरी डे। इंश्योरेंस है? तुझे क्या लगता है? इंश्योरेंस, पीयूसी सब कुछ है। आई वाज टॉकिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस फॉर सिया। जोक्स अपार्ट गाइस, बट आज मजा कल सजा नहीं होनी चाहिए। सीरियसली, लाइफ इंश्योरेंस तो जरूरी है। LIC का न्यू जीवन आनंद देता है डबल फायदा। मैच्योरिटी पे मिले फुल पेमेंट और लाइफ कवर चले जिंदगी भर। ए हेलो, इंश्योरेंस है क्या? देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनावी राज्यों से जुड़ी अन्य खबरों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने आज कन्याकुमारी में होने वाले लोकसभा उपचुनाव के लिए पॉन राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कन्याकुमारी में 6 अप्रैल को लोकसभा के लिए उपचुनाव होंगे और नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और AIADMK के बीच सीटों पर समझौता हो गया। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को एक ही चरण में सभी 234 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनकी मतों की गिनती 2 मई को की जाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी भी आज असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर अपने उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा सकती है। तमिलनाडु की बात करें तो कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन को अंतिम रूप देने में जुटी है। कल कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक में गठबंधन पर पार्टी के रणनीतिकारों के बीच विस्तार से चर्चा हुई। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश में हैं। आज पहले दिन उन्होंने जबलपुर में आयोजित मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में न्यायिक व्यवस्था से जुड़े तमाम विशिष्ट लोग न्यायिक प्रक्रिया के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार मंथन करने के लिए जुटे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि तकनीक के समावेश से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आ रही है। न्याय व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। देश में 18,000 से ज़्यादा न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। लॉकडाउन की अवधि में जनवरी 2021 तक पूरे देश में लगभग 76 लाख मामलों की सुनवाई वर्चुअल कोर्ट्स में की गई। साथ ही नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड तथा QR कोड जैसे इनिशिएटिव्स की सराहना विश्व स्तर पर की जा रही है। अब ई-अदालत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-प्रोसीडिंग्स, ई-फाइलिंग और ई-सेवा केंद्रों की सहायता से जहां न्याय प्रशासन की सुगमता बढ़ी है, वहीं कागज के प्रयोग में कमी आने से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी संभव हुआ है।
इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि सभी उच्च न्यायालय अपने अपने प्रदेश की अधिकृत भाषा में जनजीवन के महत्वपूर्ण पक्षों से जुड़े निर्णयों का प्रमाणित अनुवाद प्रकाशित करवाएं। सभी उच्च न्यायालय अपने अपने प्रदेश की अधिकृत भाषा में, जिसको हम लोकल या रीजनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जनजीवन के महत्वपूर्ण पक्षों से जुड़े निर्णयों का प्रमाणित अनुवाद जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में होता है, साइमल्टेनियसली उपलब्ध व प्रकाशित कराएं, ताकि हम न्याय व्यवस्था में एक बहुत ऐतिहासिक कदम हम आगे बढ़ करके एक इतिहास रच सकते हैं। जबलपुर में मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशकों के सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश जस्टिस शरद बोबड़े ने भारत के न्यायालय और मध्य प्रदेश का न्यायिक इतिहास और न्यायालय नाम की 2 पुस्तकें राष्ट्रपति को भेंट की। जस्टिस बोबड़े ने इस मंच से कहा कि सभी न्यायिक अकादमियों को कानून की जानकारी के साथ साथ प्रशिक्षुओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं को पहले प्रशिक्षण देना चाहिए, फिर न्यायालय भेजना चाहिए। साथ ही सीजेआई ने हिंदी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी काम करने की जरूरत पर जोर दिया। समय के साथ साइबर क्राइम अलग अलग प्रकार के वाद खड़े हुए हैं। आमतौर पर सबसे बड़ा कदम जो लिया गया है वो ये समझा जाता है कि वाद के अधिकार, लोकस स्टैंडाई जैसी संकल्पनाओं के मूलभूत परिवर्तन कर हम सिविल वाद से जनहित याचिका तक पहुंच गए हैं। मेरे विचार में सभी अकादमियों में को विधि के ज्ञान के साथ साथ प्रशिक्षु न्यायाधीश के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनकी पत्नी कंचन गडकरी ने एम्स नागपुर में कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। हाल ही में देश में कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का आगाज हुआ है, जिसमें बुजुर्गों को वैक्सीनेशन दी जा रही है और तमाम बड़े नेताओं ने इस दूसरे चरण में वैक्सीनेशन लगवाना शुरू किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने भी बेंगलुरु में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ली। 1 मार्च से देश में कोरोना टीकाकरण अभियान का विस्तार किया गया था, जिसके तहत पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने टीका लगवाया था और उसके बाद अब केंद्रीय मंत्री भी टीकाकरण करवा रहे हैं। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के जोनल अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। दलाई लामा ने कहा कि गंभीर समस्याओं को होने से रोकने में इंजेक्शन बेहद मददगार है। दूसरे मरीजों को भी इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इंजेक्शन लगवाने की हिम्मत दिखानी चाहिए। तो बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा वैक्सीनेशन लेते हुए और प्रधानमंत्री के टीकाकरण अभियान में हिस्सा लेने के बाद तमाम मंत्रीगण और तमाम हस्तियां जो हैं वो टीकाकरण अभियान का हिस्सा बन रही हैं। और देश में अब तक कोरोना के सक्रिय मामलों की दर 1.61% है। इसके साथ ही इलाज के बाद स्वस्थ होने की दर भी 96.98% हो गई है। कोरोना के कारण मृत्यु दर इस वक्त 1.41% है। देश भर में टीकाकरण की स्थिति की बात करें तो अब तक 1,94,97,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। और भारत के वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत स्वदेश निर्मित कोविड टीके की खेप आज सोमालिया में पहुंच गई है। भारत ने कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीन मैत्री पहल के तहत अब तक कोविड वैक्सीन के 461,66,000 से अधिक खुराक कई देशों को भेजी है।
और हिमाचल प्रदेश में आज 2021 और 22 के लिए राज्य का बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते हुए कहा कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी की वजह से चुनौतियां अभूतपूर्व थीं। उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स और अन्य लोगों का उनकी सेवाओं के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने स्वास्थ्य के लिए 3016 करोड़ की बजट पेश किया। प्रशिक्षु चिकित्सकों के मानदेय में 5000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। शिक्षा के लिए 8424 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। आशा वर्कर्स का मानदेय 750 रुपए बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 5 जिलों में जापान की सहायता से चलाई जा रही जायका परियोजना के पहले चरण में सफलता को देखते हुए इसके दूसरे चरण को सभी 12 जिलों में चलाया जाएगा। 1055 करोड़ रुपए की इस परियोजना को 2021 और 22 से शुरू किया जाएगा, जिसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। हम भी अपना सहयोग उसमें दे करके जो है विकास को गति देने में भूमिका निभा सकते हैं। उस दृष्टि से हमने विकास में जनसहयोग के लिए जो राशि हम अभी तक उपलब्ध करवाते थे उसको हमने दुगना किया है, ताकि लोगों की सहभागिता उसमें सुनिश्चित हो सके। और उच्चतम न्यायालय ने प्रायोगिक आधार पर आगामी 15 मार्च से हाइब्रिड तरीके से सुनवाई शुरू करने का निर्णय लिया है। न्यायालय ने कहा कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को अंतिम सुनवाई या सामान्य सूचीबद्ध मामलों की प्रयोग के रूप में हाइब्रिड तरीके से सुनवाई होगी। हालांकि इसमें पक्षकारों की संख्या और कोर्ट रूम्स की सीमित क्षमता का ध्यान रखा जाएगा। वहीं सोमवार और शुक्रवार को सूचीबद्ध बाकी सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही होगी। और म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद हो रही हिंसक घटनाओं पर म्यांमार पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष राजदूत ने सुरक्षा परिषद में तत्काल सामूहिक कार्रवाई की गुहार लगाई है। इसके साथ मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को जिम्मेदार ठहराए जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र के जरिए कार्रवाई का भी आह्वान किया है। म्यांमार में सेना ने 1 फरवरी को हुए तख्तापलट के बाद अब तक करीब 50 से ज्यादा निर्दोष और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को मार दिया है। बहुत से प्रदर्शनकारी इस दौरान घायल भी हुए हैं। रुक करते हैं खेल की दुनिया का। भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहे चौथे और अंतिम टेस्ट के तीसरे दिन ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 54 रन बना लिए हैं। जैक ट्रोले को अश्विन ने 5 के स्कोर पर आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। अगले ही गेंद पर अश्विन ने जॉनी बेयरस्टो को बिना खाता खोले चलता किया। टॉम सिबले और 3 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल का शिकार बने। बेन स्टोक्स भी 2 रन बनाकर पटेल का ही शिकार बने। इससे पहले भारत ने आज अपनी पहली पारी में 365 रन बनाए और पहली पारी के आधार पर मैच में 160 रन की बढ़त हासिल की। भारत ने आज अपने कल के स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 294 रन से आगे खेलना शुरू किया। सबसे पहला विकेट अक्षर पटेल के रूप में गिरा, जिन्होंने 43 रन बनाए। इसके बाद ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज बिना खाता खोले ही आउट हो गए। भारत की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 96 रन बनाए। और फिलहाल इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 54 रन के स्कोर पर मौजूद है। और इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।
न्यू इंडिया को साकार बनाने और देश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए युवाओं की प्रतिभा, हुनर और हौसलों को संजोया गया है संसाधनों और इंक्यूबेशन इकोसिस्टम के माध्यम से। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए स्टार्टअप इंडिया से जुड़े युवाओं की हौसला अफजाई की जा रही है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स के जरिए। दूरदर्शन लेकर आ रहा है इन्हीं विजेताओं के बुलंद हौसलों, अडिग सोच और असाधारण यात्राओं की कहानियां। 12 क्षेत्रों में 35 श्रेणियां, देश के अलग अलग भागों से स्टार्टअप की सफलता की कहानियां। खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस में आपके अपने दूरदर्शन नेटवर्क पर। क्या है डोमेस्टिक टूरिज्म के बड़े ग्रैंड चैलेंजेस और क्या स्टार्टअप इंडिया के पास है उसका कोई सलूशन? 6 महीने जो बहुत ही कठिनाई के थे, उसके बाद हमने जब देखा कि लोग बाहर निकलना चाहते हैं और निकलने लगे, डोमेस्टिक टूरिज्म वापस आने लगा। भारत देश में जो नेशनल हाईवेज का कवरेज है वो 12 महीने में हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल, सभी टूरिस्ट एंड ट्रैवलर्स को अक्रॉस इंडिया अवेलेबल रहेगा। ट्राई आपका जो होना चाहिए वो 1000 गुना ज़्यादा होना चाहिए एज नॉर्मल लोगों में और एक स्टार्टअप कंपनी में। कोशिश करें कि आप जो भी सर्विस पहुंचा रहे हैं उसके अंदर क्वालिटी का पूरा ध्यान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया पहुंचे। आज कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व को करेंगे संबोधित। चुनावी राज्यों में सियासी पारा उछाल पर। भाजपा में शामिल हुए पूर्व टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, सिर्फ बीजेपी ही विचारशील व्यक्ति को दे सकती है जगह। वहीं तमिलनाडु में एआईएडीएमके और भाजपा में सीट शेयरिंग को लेकर समझौता। कांग्रेस भी आज लगाएगी असम और पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर। जबलपुर में आयोजित मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशकों के सम्मेलन का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया उद्घाटन। कहा, तकनीक के समावेश से न्यायिक प्रक्रिया में आ रही है तेजी। सीजेआई ने न्यायिक अकादमियों में प्रशिक्षुओं के विकास पर ध्यान देने को कहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सदानंद गौड़ा ने ली कोविड वैक्सीन की पहली खुराक। देश में 1,94,97,000 से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। वहीं सोमालिया पहुंची भारत निर्मित वैक्सीन की पहली खेप। म्यांमार पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष राजदूत ने सुरक्षा परिषद में लगाई गुहार। प्रदर्शनकारियों की हत्याओं के चलते सत्तारूढ़ सैन्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अब तक करीब 50 प्रदर्शनकारियों की मौत। और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत को 160 रन की बढ़त। इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट गंवाए। अश्विन ने लगातार 2 गेंद पर झटके दोनों विकेट। नमस्कार, समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया में देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री केवड़िया पहुंच चुके हैं। केवड़िया टेंट सिटी में संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ ही रक्षा उत्पादों से जुड़ी एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसमें कई प्रकार की विशेषताओं वाले उत्पादों को रखा गया है जो कि सेना के लिए बेहद अहम है। तो आज कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। और केवड़िया से हमारे साथ हमारे संवाददाता मेघना देव और ओपी दास जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है, ओपी और मेघना। ओपी, पहले आपके पास आएंगे। केवड़िया में आज प्रधानमंत्री का संबोधन है। मेघना, आपसे जानना चाहेंगे क्या होगा एजेंडा, किस तरीके की बातचीत, किस तरीके का संबोधन होगा प्रधानमंत्री का, क्या खास बिंदुओं पर जोर होगा?
जी बिल्कुल रजनी, देखिए हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री संबोधन करने वाले हैं आज कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के कई अहम मुद्दे जो हैं वो एजेंडा में होते हैं, और बेहद ही एक कॉन्फिडेंशियल कॉन्फ्रेंस होती है ये, जिसके बारे में जहाँ ना मीडिया को बुलाया जाता है, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी कभी भी बाहर नहीं आती है। लेकिन फिर भी चूंकि इतने हाई लेवल के कमांडर्स यहाँ मौजूद रहते हैं, तो बेशक नेशनल सिक्योरिटी के अलग अलग स्वरूप या अलग अलग उसके मल्टीफेसेटेड डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उसके बारे में यहाँ बेशक बात होती है। और ओपी दास हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे आगे सर, अगर हम डिस्कस करें कि किस तरीके के एजेंडा होते हैं नेशनल सिक्योरिटी के, चूंकि वॉरफेयर का स्वरूप बदलते जा रहा है समय के साथ, तो इस बार क्या कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन भी किस दिशा में होगा, और जो विवेचनाओं का दौर है वो किस दिशा में चल रहा है? देखिए इस वक्त जो चल रहा है, अगर हम उसकी बात कर ले तो जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, इसके अलावा वहाँ पे मौजूद हैं अलग अलग जो रक्षा विभाग के जो सचिव हैं, चाहे वो प्रोक्योरमेंट से जुड़े हों, चाहे वो जुड़े हुए हों उत्पादन से, चाहे वो वित्त से जुड़े हुए हों, तो वो जो अलग अलग सचिव हैं वो उनसे वार्तालाप भी हो रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि कई तरह के प्रेजेंटेशन भी प्रधानमंत्री को दिए जा रहे होंगे। करीब 9:30 बजे प्रधानमंत्री वो वहाँ पहुँचे हैं, और ये उम्मीद की जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री अपना संबोधन करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि क्या दिशा हो सकती है, इससे पहले भी हमने देखा है जो पिछला बजट आया है, हमने उसमें देखा है कि किस तरह से पिछले बजट में जो रक्षा आधुनिकीकरण से जुड़ा उसमें 19% का इजाफा किया गया है बजट राशि में। अपने आप में ये दिशा दिखाता है। और मेक इन इंडिया रक्षा क्षेत्र में हम जाते हैं, इस पे लगातार सरकार काम कर रही है, और रक्षा क्षेत्र में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे 100% तक FDI की मंजूरी है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक दिशा निर्धारित है। लेकिन जिस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं, हम देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 सालों में किस तरह से परिस्थितियाँ ने हमारे सामने वो पेश आई हैं, चाहे वो पाकिस्तान से लगती सीमाओं पे हो, चाहे चीन से लगती ही जो LAC है उस पे हमने देखा है। तो एक आभास हमें है, और आभास ये भी है कि किस तरह से साइबर वर्ल्ड में चीज़ें घटित हो रही हैं, किस तरह से वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, और किस तरह से जो एक नया क्षेत्र है वो है स्पेस एसेट को उसकी रक्षा करना, उसके लिए तैयारी करना। जी मेघना, ओपी जिस तरीके से जब हम बात करते हैं साइबर स्पेस की और साथ ही स्पेस सेक्टर की, स्पेस डिफेंस की भी, जी रजनी। हाँ मेघना, सवाल जो ओपी ने कहा उसी से जुड़ा हुआ है। पिछले 1 साल का वक्त देखें तो सैन्य मोर्चे पर, रणनीतिक मोर्चे पर भारत के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है, और भारत बड़ी सफलतापूर्वक, बड़ी कामयाबी के साथ, बड़ी कूटनीतिक दक्षता के साथ उस चुनौती भरे वक्त से बाहर भी आया है। फिर चाहे वो कोविड की चुनौती रही हो, या फिर सेना पर चीन के साथ जो भी उठापटक रही उससे बाहर निकलना हो, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आगे भविष्य में सैन्य रणनीति को लेकर भी एक बड़ा अवसर हो सकता है संवाद का। जी देखिए रजनी, जिस तरीके से ईस्टर्न लद्दाख स्टैंड ऑफ की बात है, तो ईस्टर्न लद्दाख स्टैंड ऑफ के बारे में जो PLA के साथ जिस तरीके का सिचुएशन रहा है, उस पर कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया है सर्विसेज सेना को। और सबसे अहम बात यह है कि जब हम ये कॉम्बैट की बात करते हैं, जब हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करने की बात करते हैं, तो वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन, इंडिजिनाइजेशन, ये सब चीज़ों की बात होती है, किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन कर सके अपने डिफेंस सेक्टर को। और इसमें जब हम अगर बात करेंगे तो जिस तरीके से हम सुबह में भी बातचीत कर रहे थे, डिफेंस सेक्टर में तेजस की बात करें या अर्जुन टैंक की बात करें, उस पर किस तरीके से और विस्तार होना है, और खासकर अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स की बात करें, सर्वेलेंस की बात करें, इसमें भी अब निवेश को बढ़ाया जा रहा है, स्टार्टअप्स को लाया जा रहा है, किस तरीके से इसे देखते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले वो PLA की अगर हम जो LAC पे जो हुआ है अगर उसकी बात करें हम मेघना, तो हमने देखा था किस तरह से वहाँ पे ऐसी स्थिति आई थी जब बहुत कम टेम्परेचर में, बहुत कम तापमान पे वहाँ पे सैनिक वहाँ पे थे। उस दौरान ऐसा हुआ था कि कई आपातकालीन